क्या अष्टांग हृदयम का अन्न स्वरूप विज्ञानीयान्य अध्याय आपको भी डराता है? हाँ, ये अक्सर होता है। क्या शूक धान्य, शिंभि धान्य, मांस वर्ग की वो लंबी लंबी लिस्ट देखकर लगता है कि अरे ये सब कैसे याद होगा? और 5 और 10 नंबर के सवालों की चिंता तो अलग ही सताती है। डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। मैं आपकी सीनियर और दोस्त सौर्या बैम्स चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अष्टांग हृदयम सूत्रस्थान के 6ठे अध्याय अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करेंगे। सोचिए, पिछले अध्यायों में हमने दिनचर्या और ऋतुचर्या पढ़ी, जी, तो जब हमें पता चल गया है कि कब क्या करना है, तो अगला सवाल क्या होगा? यही कि क्या खाना है। एग्जैक्टली, आहार तो जीवन का एक स्तंभ है। बिल्कुल। इसीलिए वाग्भट आचार्य ने इस अध्याय में हमारे दैनिक भोजन अनाज, दालें, मांस, सब्जियां, फल इन सब के गुणकर्मों को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाया है। तो ये चैप्टर सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेद की प्रैक्टिस की फाउंडेशन है। सही कहा। चलिए इस ज्ञान के गहरे सागर में एक आसान सी डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शूक धान्य वर्ग से। हाँ, शूक धान्य। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एकदम सरल भाषा में? देखिए, शूक का मतलब है बालियां, स्पाइक्स। तो जिन भी अनाजों में आप कह सकते हैं बालियां होती हैं वो इस वर्ग में आते हैं। अच्छा, जैसे चावल या गेहूं? बिल्कुल। और आयुर्वेद इन्हें भी आगे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटता है: शाली धान्य, व्रीहि धान्य और तृण धान्य। जी, और तृण धान्य। तो पहले शाली धान्य मतलब चावल की बात करते हैं। चावल में भी तो बहुत सारी किस्में होती हैं। हाँ, जैसे रक्तशाली, महान, कलम। लेकिन एक एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ये है कि इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? वो है रक्तशाली, यानी लाल चावल। एकदम सही। और क्यों? क्योंकि ये त्रिदोष नाशक है और प्यास को भी शांत करता है। और चावल के जो सामान्य गुण है वो क्या है? सामान्यतः चावल स्वाद में मधुर, स्निग्ध, मूत्रल यानी डायूरेटिक और शीत वीर्य वाला होता है। ओके, अब आते हैं षष्टिकशाली पर। षष्टिकशाली जो व्रीहि धान्य में श्रेष्ठ है, ये 60 दिनों में पक जाता है। अच्छा, षष्टि मतलब 60? हम्म, तो जो 60 दिन में तैयार, वो गुणों में ग्रेट। ये एक अच्छा मेमोरी लॉजिक है। हाँ, और ये भी त्रिदोषनाशक, ग्राही और पचने में बहुत हल्का यानी लघु होता है। बहुत बढ़िया। अब हमारे सबसे आम अनाज गेहूं पर आते हैं। गोधूम। इसके गुण जरूर नोट करने चाहिए। ये वृक्ष है, शीत, गुरु, स्निग्ध और वात पित्त को शांत करने वाला है। और इसका एक बहुत खास गुण भी है ना? जी। इंपॉर्टेंट श्लोका अलर्ट। संधानकारी मधुरो गोधूमः। संधानकारी, इसका मतलब है जोड़ने वाला। हाँ, ये टूटी हड्डियों और घावों को जोड़ने में मदद करता है, शरीर को मजबूती देता है। और जौ यानी यव के बारे में क्या बताया गया है? जौ रूक्ष है, शीत है, शरीर में स्थिरता लाता है और मूत्र संबंधी विकारों में फायदेमंद है। ठीक है, तो ये तो हुई अनाज की बात। अब आगे बढ़ते हैं दालों पर, मतलब शिंबी धान्य वर्ग पर। हाँ, शिंबी धान्य। इनके सामान्य गुण क्या है? क्या इनमें भी कोई कॉमन पैटर्न है? बिल्कुल है। ये दालें आमतौर पर विबंधकृत होती हैं, यानी कब्ज करने वाली। अच्छा। इनका रस कषाय मधुर, विपाक कटु, वीर्य शीत और ये पचने में लघु होती हैं। और दोषों पर क्या असर होता है? ये मेद, कफ, रक्त और पित्त को कम करती हैं। ठीक है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है, विश्व का फेवरेट क्वेश्चन, शिंबी धान्य में श्रेष्ठ कौन है? और इसका जवाब है मूंग दाल यानी मुद्ग। पर क्यों? बाकी दालों से ये अलग कैसे है? ये पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत कम वात बढ़ाती है। इसके लिए शब्द है अल्पचलाहा। बाकी दालें वात बढ़ाती हैं पर ये नहीं। समझ गई। अब कुछ और दालों की बात करें, जैसे कुल्थी। कुल्थी यानी कुल्लथ, ये उष्ण वीर्य है। उष्ण? तो ये बाकी दालों के शीतवीर्य गुण का अपवाद हो गई। बिल्कुल। और अपने इसी उष्ण गुण के वजह से ये पथरी मतलब अश्म को तोड़ती है। पर यही गुण इसे रक्तपित्त, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हानिकारक बना देता है। एक ही चीज, एक जगह दवा, दूसरी जगह जहर। यही आयुर्वेद की खासियत है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है जो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए: नया और पुराना अनाज। हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल ज्ञान है। नया काटा हुआ अनाज अभिष्यंदी होता है। अभिष्यंदी मतलब जो शरीर के चैनल्स को ब्लॉक करे। ये भारी भी होता है। और पुराना अनाज? 1 साल पुराना अनाज पचने में हल्का मतलब लघु होता है। अच्छा, तभी तो बीमारी में खिचड़ी के लिए पुराने चावल इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। एकदम सही, क्योंकि वो पचने में आसान होते हैं और चैनल्स को ब्लॉक नहीं करते। चलिए अब आते हैं कृतान वर्ग पर, मतलब
पके हुए भोजन पर। इसमें सबसे पहले चावल की कल्पनाएं आती हैं। पानी और चावल के अनुपात से 4 प्रकार बनते हैं। मंड, पेया, विलेपी और ओदन। जी, मंड में सिर्फ पानी होता है, चावल के दाने नहीं। पेया पतले दलिये जैसी होती है, विलेपी गाढ़ा दलिया है, और ओदन मतलब पके हुए चावल। और इनको पचाने का क्रम भी अलग-अलग होगा। हाँ, मंड सबसे हल्का है, लघुत्तम, और ओदन सबसे भारी है, गुरु। इसे याद रखने का तरीका हो सकता है MPVO। जैसे जैसे अक्षर आगे बढ़ते हैं, भारीपन बढ़ता जाता है। बहुत अच्छा तरीका है। और इनके उपयोग भी खास हैं, जैसे विलेपी हृदय के लिए अच्छी है और पंचकर्म के बाद दी जाती है। और सूप यानी यूश के बारे में? मांस रस मतलब मीट सूप बृहण होता है, नॉरिशिंग। ये वृक्ष और आंखों के लिए भी अच्छा है। और दालों के सूप में? मुग्ध सूप यानी मूंग दाल का सूप परम पथ्य है। परम पथ्य। हाँ, मतलब सबके लिए और हर अवस्था में फायदेमंद। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है, पकाने की विधि का प्रभाव। जी, ये आज के समय में भी बहुत रिलेवेंट है। तो सबसे हल्का भोजन कौन सा है? वो जो सीधे अंगारों पर पकाया गया हो। अच्छा, और उससे भारी? उससे भारी है जो कढ़ाई में भ्रष्ट में पकाया गया हो। उससे भी भारी मिट्टी के तवे यानी करपड़ पर। और सबसे भारी भाप में पकाया हुआ। हाँ, कुकूल में यानी भाप में पकाया गया भोजन सबसे गुरु होता है। ये तो आज की सोच से एकदम उल्टा है। हम तो स्टीम्ड फूड को सबसे लाइट मानते हैं। आयुर्वेद का तर्क अलग है। भाप में पकाने से पानी का भारीपन भी भोजन में आ जाता है, जिससे वो गुरु हो जाता है। बहुत दिलचस्प है। अब चलते हैं मांस वर्ग की तरफ। इसका मुख्य वर्गीकरण जानवरों के रहने की जगह पर आधारित है। जांगल और आनूप? सही। जांगल मतलब जंगल या सूखी भूमि के जानवर, जैसे हिरण, खरगोश। और इनका मांस श्रेष्ठ माना गया है ना? हाँ, क्योंकि ये लघु, शीतवीर्य और ग्राही होता है। ये पित्त प्रधान त्रिदोषज अवस्था के लिए उत्तम है। और आनूप? आनूप मतलब जलीय या दलदली भूमि के जानवर, जैसे भैंस या सुअर। तो इनका मांस जांगल से उल्टा होगा? बिल्कुल। ये गुरु, उष्ण और स्निग्धवा है और कफ पित्त को बढ़ाता है। कुछ खास जानवरों के मांस के गुण भी बताए गए हैं, जैसे बकरी का मांस। बकरी यानी अज का मांस मानव शरीर की धातुओं के समान और अदोषल माना गया है। अदोषल मतलब जो दोषों को बिगाड़ता नहीं है? जी। और भेड़ का मांस? इसके ठीक विपरीत गुणों वाला होता है। और भैंस का मांस? महिष मांस उष्ण, गुरु, नींद लाने वाला और शरीर को स्थूल बनाने वाला होता है। ठीक है। और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ नियम है? हाँ, जो जानवर अपने आप मर गया हो, बहुत दुबला या बहुत मोटा हो, या बीमारी, जहर या डूबने से मरा हो, उसका मांस नहीं खाना चाहिए। ये तो बहुत तार्किक बात है। अब आते हैं शाक वर्ग यानी सब्जियों पर। इसमें भी श्रेष्ठ और निकृष्ट का कॉन्सेप्ट है। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। हाँ। तो सब्जियों में श्रेष्ठ कौन सी है? जीवंती, क्योंकि ये चक्षुष्य यानी आंखों के लिए अच्छी और सर्वदोषनाशक है। और सबसे निकृष्ट? वो है सरसों यानी शारशब। सब्जियों के अलग अलग हिस्सों के भारीपन का भी एक क्रम है। हाँ, सबसे हल्का होता है पत्ता, पत्र, फिर फूल, फिर फल, फिर नाल यानी तना, और सबसे भारी होता है कंद यानी ट्यूबर या जड़। अच्छा, तो पालक पचाना आलू पचाने से आसान है? एक तरह से, हाँ। और कुछ सब्जियों के खास उपयोग भी हैं, जैसे सूरण, जिसे यैम कहते हैं। वो अर्श यानी पाइल्स के लिए पथ्य है। बिल्कुल। ठीक है। अब हमारा अगला वर्ग है फल वर्ग। फलों में भी एक को फलोत्तमा यानी फलों में उत्तम कहा गया है। और वो है द्राक्षा यानी अंगूर। जी, यह वृक्ष्य है, चक्षुष्य है और प्यास, खांसी, थकावट को दूर करता है। अनार के बारे में भी बहुत अच्छी बातें कही गई हैं। हाँ, दाड़िम त्रिदोषनाशक और हृदय के लिए बहुत अच्छा माना गया है। और अगर अंगूर सबसे उत्तम है, तो क्या कोई सबसे निकृष्ट फल भी है? हाँ, लकुच नाम के एक फल को सभी दोषों को बढ़ाने वाला कहा गया है। इससे पता चलता है कि हर चीज के गुण दोषों को जानना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और अध्याय के अंत में औषध द्रव्यों का भी संक्षिप्त वर्णन है, जैसे तृणपंचमूल। हाँ, जो पित्त को शांत करता है। ये दिखाता है कि आहार और औषध आपस में कितने जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे अध्याय को अगर हम कुछ पॉइंट्स में समराइज करें तो वो क्या होंगे? पहला पॉइंट तो ये है कि ये अध्याय हमारे भोजन को वैज्ञानिक रूप से अनाज, दाल, मांस, सब्जी, फल जैसे वर्गों में बांटता है। दूसरा, हर भोजन का त्रिदोष पर एक निश्चित प्रभाव होता है।
कोई गुरु है, कोई लघु, कोई उष्ण है, कोई शीत। तीसरा और सबसे जरूरी मुख्य बातें जैसे रक्तशाली चावल, मूंग दाल, जांगल मांस, जीवंती सब्जी और अंगूर फल, ये सब अपने अपने वर्ग में श्रेष्ठ हैं। और चौथा पॉइंट, भोजन की प्रोसेसिंग बहुत मायने रखती है। 1 साल पुराना अनाज नए से बेहतर है और पकाने का तरीका उसके गुणों को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। दोस्तों, इस अध्याय को सिर्फ परीक्षा के लिए मत रटना, इसे अपनी रसोई में, अपनी थाली में देखो। हाँ, सोचिए जब कोई बीमार होता है तो उसे मूंग दाल की खिचड़ी क्यों देते हैं? क्योंकि वो लघु और पथ्य है। जब आप इन श्लोकों को असल जिंदगी से जोड़ेंगे तो आयुर्वेद एक किताब नहीं, एक जीवित विज्ञान बन जाएगा। सो रिवाइज स्मार्टली, कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करो, रटने पर नहीं। सौर्या BMS माइंडसेट के साथ यू विल श्योरली रॉक इट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।